गुड इवनिंग एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने पार्ट ए से रिलेटेड सारे सवालों को हल किया था। इस क्लास में हम सेक्शन बी के सवालों को सबसे पहले देखते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, पहला अपना सवाल है, सवाल नंबर 13। पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखने चाहिए? क्योंकि दही और खट्टे पदार्थ तांबे जैसे बर्तनों में हम रखेंगे, पीतल या तांबे, तो हम जानते हैं कि पीतल और तांबा क्या होता है, एक मिश्र धातु है। और जब धातु के अंदर किसी भी अम्लीय पदार्थ को रखा जाएगा तो धातु के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस देगा। इसका मतलब है कि जो भी पदार्थ अंदर रखा जाएगा वो क्या हो जाएगा, विषाक्त हो जाएगा और जो जहर बन जाएगा। और ये जहर क्या करेगा, हमारे स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थों को हमें नहीं रखना चाहिए। नेक्स्ट है, रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर धातु एवं अधातुओं में विभेद कीजिए। तो सबसे पहला अंतर क्या है, धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं, जिससे लाल लिटमस पेपर क्या हो जाएगा, नीला हो जाएगा। जबकि अधातुओं के ऑक्साइड है वो अम्लीय प्रकृति के होते हैं, ये क्या करेगा, नीला लिटमस को लाल कर देगा। सेकंड है, धातुएं धन आयन बनाती हैं, जबकि अधातुएं कौन सी बनाएगी, ऋण आयन। धातुएं चमकदार होती हैं, जबकि अधातुएं कैसी होती है, चमकहीन होती है। लेकिन एक आयोडीन इसका अपवाद है, जो कैसा होता है, चमकीला होता है। धातुएं विद्युत और उष्मा की अच्छी सुचालक होती है या अच्छी चालक होती है, जबकि अधातुएं विद्युत और उष्मा की क्या होगी, कुचालक। लेकिन एक अपवाद के रूप में है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट विद्युत का क्या होता है, चालक होता है। पारे को छोड़कर सभी धातुएं क्या है, ठोस है। पारा एकमात्र ऐसी धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव है, जबकि अधातुएं ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्था में मिल सकती है। तो ये था रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर धातुओं व अधातुओं में अंतर। नेक्स्ट है, कार्बन एवं उसके यौगिकों का उपयोग अधिकतर अनुप्रयोगों में ईंधन के रूप में क्यों किया जाता है? हालांकि हम जानते हैं कि जैसे पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, सीएनजी, एलपीजी सारे संतृप्त या असंतृप्त कार्बन से बनी होती है, उच्च श्रृंखला वाले कार्बन होते हैं। तो यहाँ पर कार्बन और इसके यौगिकों का उपयोग अधिकांश अनुप्रयोगों के लिए ईंधन के रूप में किया जाता है, क्योंकि उनका ऊष्मीय मान क्या होता है, उच्च होता है। इसका मतलब वो ज़्यादा एनर्जी अपने को देंगे और अधिक ऊर्जा देते हैं। और अधिकांश कार्बनिक यौगिक हवा में जलने पर बहुत अधिक गर्मी और प्रकाश देते हैं। इसलिए इनका जो प्रयोग है वो किस में किया जाता है, ईंधन के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट है, पुष्प की अनुदैर्ध्य काट का नामांकित चित्र बनाइए। तो यहाँ पर अपने पास चित्र बना हुआ है। यहाँ पर देखिए पुष्प के भाग दिए हुए हैं, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय, ये स्त्री केसर में आएंगे। जबकि परागकेश और तंतु ये दोनों आ जाएंगे पुंकेसर में। दल, पंखुड़ी और बाह्यदल ये होते हैं, ये स्त्री केसर और पुंकेसर दोनों की सुरक्षा में काम में आते हैं। तो अपने को एग्जाम में यही चित्र बनाना था, साथ में हम ये भी बनाएं तो भी चलेगा। इसमें परागकण, वर्तिकाग्र, नर युग्मक, परागनली, अंडाशय और मादा युग्मक दिया हुआ है। नेक्स्ट है, द्विविखंडन बहुविखंडन से किस प्रकार भिन्न है? तो द्विविखंडन क्या होता है, जब एक कोशिका दो बराबर हिस्सों में विभाजित होती है, या जब कोई जीव दो कोशिकाओं में या दो भागों में बराबर हिस्सों में विभाजित हो जाता है, तो इसे द्विविखंडन कहते हैं। ये बैक्टीरिया और अमीबा में होता है। जबकि बहुविखंडन जब एक ही कोशिका या एक कोशिकीय जीव एक ही समय में कई संतति कोशिकाओं में विभाजित होता है, इसे बहुविखंडन कहते हैं। ये होता है शैवाल और स्पाइरो जन्म। नेक्स्ट है, तारे क्यों टिमटिमाते हैं? तारे टिमटिमाते हैं क्योंकि पृथ्वी के वायुमंडल में
प्रकाश का अपवर्तन होता है। तो तारे का टिमटिमाने का जो रियल कारण होता है वो होता है वायुमंडलीय अपवर्तन। वायुमंडल में अलग अलग तापमान और घनत्व की परतें होने की वजह से तारे से आने वाली प्रकाश किरणें अलग अलग दिशाओं में मुड़ती हैं और इसी वजह से हमारे आँखों में पहुँचने वाली प्रकाश की मात्रा लगातार बदलती रहती है और ये बदलाव हमारे दिमाग की तारों की चमक में बदलाव के रूप में दिखाई देता है, जिससे तारा टिमटिमाता हुआ अपने को नजर आता है। यहाँ पर एक सवाल दिया हुआ है, 400 वाट अनुमत का कोई रेफ्रिजरेटर 8 घंटे चलाया जाता है, 30 दिन तक चलाने के लिए ऊर्जा का मूल्य क्या होगा? तो हमें ज्ञात करना है 3 रुपये प्रति किलोवाट आवर की दर से। तो यहाँ पर अपने पास ऊर्जा कितनी दी हुई, 400 वाट, समय 8 घंटे, दिन 30 और खपत ऊर्जा के निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, P इंटू टी इंटू डी। तो ये जो 96 आएगा, इससे हम क्या करेंगे, 96 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका जो आंसर है वो 288 रुपीज़ आ जाएगा। तो साथियों, ये था अपना सेक्शन बी। अब हम चलते हैं सेक्शन सी की तरफ। जहाँ पर पहला सवाल है, विस्थापन एवं द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या अंतर है? इन अभिक्रियाओं के समीकरण लिखिए। तो विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? विस्थापन अभिक्रिया उस रासायनिक अभिक्रिया को कहते हैं जहां एक अभिक्रियाशील तत्व दूसरे कम अभिक्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है। यहाँ पर जिंक की अभिक्रिया कॉपर सल्फेट के साथ करवाते हैं तो जिंक सल्फेट व कॉपर बनता है। इसी प्रकार द्विविस्थापन क्या होगा, वे अभिक्रिया जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उन्हें द्विविस्थापित अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ पर देखिए, बेरियम क्लोराइड की अभिक्रिया हम सोडियम सल्फेट के साथ करवाते हैं तो बेरिलियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। यहाँ पर क्या हो गया है, जो सल्फेट है वो बेरिलियम के साथ और क्लोरीन सोडियम के साथ विस्थापित हो गया है, तो इसलिए इसे कहते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। अथवा में सवाल दिया हुआ है, ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अभिक्रिया का क्या अर्थ है, उदाहरण दीजिए। तो इसमें अपने को ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी की अभिक्रिया की परिभाषा के साथ उदाहरण देना था। तो जिस रासायनिक अभिक्रिया में उत्पादों के साथ ऊष्मा भी निकलती है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। जैसे मेथेन की अभिक्रिया हम ऑक्सीजन के साथ करते हैं तो क्या बनेगा, CO2 प्लस H2 प्लस ऊर्जा। इसी प्रकार ऊष्माशोषी अभिक्रिया किसे कहेंगे, जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण होता है वह ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाती है। जैसे लेड नाइट्रेट है PbNO3 को जब हम गर्म करेंगे तो लेड ऑक्साइड प्लस NO2 प्लस O2 बनेगा और साथ में मतलब ये जो रिएक्शन होगी, इस रिएक्शन को करने के लिए हमें बहुत सारी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसका मतलब है कि ये जो अभिक्रिया होगी ये ऊर्जा का क्या करेगा, अवशोषण करेगी, इसलिए ये अभिक्रिया कहलाएगी ऊष्माशोषी। नेक्स्ट है, मनुष्य में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कैसे होता है? तो मनुष्यों में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन के माध्यम से होता है। ऑक्सीजन को कोशिकाओं तक पहुंचाया जाता है जबकि कार्बन डाइऑक्साइड को कोशिकाओं से दूर लाया जाता है। गैसों का आदान प्रदान फेफड़ों की कुपिकाओं और रक्त कोशिकाओं के बीच होता है। ऑक्सीजन को रक्त कोशिकाओं के द्वारा फेफड़ों की कुपिकाओं से विसरण द्वारा अवशोषित किया जाता है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड को फेफड़ों से कुपिका द्वारा रक्त कोशिकाओं के विसरण द्वारा अवशोषित किया जाता है। और ये सारे जो करने वाला कारक होता है वह होता है हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट है, श्वसन के लिए ऑक्सीजन प्राप्त करने की दिशा में एक जलीय जीव की अपेक्षा स्थलीय जीव किस प्रकार लाभप्रद हैं? तो स्थलीय जीव वायुमंडलीय ऑक्सीजन का उपयोग करके सांस लेते हैं, जबकि जलीय जीव पानी में घुली हुई ऑक्सीजन लेते हैं। पानी में ऑक्सीजन वायुमंडल की तुलना में ऑक्सीजन का स्तर अधिक होता है, इसलिए स्थलीय जीवों को ऑक्सीजन प्राप्त करने के लिए तेजी से सांस लेने की आवश्यकता नहीं होती, जबकि जलीय जीवों को आवश्यक ऑक्सीजन प्राप्त करने के लिए तेजी से सांस लेने की आवश्यकता होती है, क्योंकि जल में ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है जबकि वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होती है। इसलिए स्थलीय जीव होते हैं वो आसानी से ऑक्सीजन ग्रहण कर सकते हैं, जबकि जलीय जीव होते हैं
वो आसानी से नहीं ग्रहण कर पाते, इसलिए उनकी जो श्वसन दर होती है वो स्थलीय जीव की तुलना में ज़्यादा होती है। नेक्स्ट है हमारे शरीर में वसा का पाचन कैसे होता है और ये प्रक्रम कहाँ होता है। तो वसा का जो पाचन होता है वो लाइपेज एंजाइम से होता है, और ये जो लाइपेज एंजाइम है वो अग्नाशय से निकलता है, और ये जो प्रोसेस है वसा का जो पाचन होता है वो छोटी आंत में होता है। छोटी आंत में अग्नाशय से आने वाला लाइपेज एंजाइम वसा का पालन करता है। हालांकि वसा एक गोलियों के रूप में मौजूद रहती है, और जब एंजाइम आता है तो इन गोलियों को तोड़ के छोटे छोटी छोटी गोलियों में बांट दिया जाता है, जो फिर जहाँ जरूरत होती है वहाँ हीमोग्लोबिन के द्वारा पहुँचाया दिया जाता है। भोजन में पाचन में लार की क्या भूमिका है। लार में एमाइलेज नामक एक एंजाइम होता है जो स्टार्च को तोड़ता है। भोजन लार के साथ अच्छी तरह से मिश्रित होता है और मांसपेशियों वाली जीभ को चबाते समय मुंह के चारों ओर घूमता है, इसलिए लार भोजन के पाचन और अवशोषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसी प्रकार पादप हार्मोन्स क्या हैं। पादप हार्मोन वे कार्बनिक पदार्थ हैं होते हैं जो पौधे के कुछ निश्चित स्थानों पर बनते हैं और आवश्यकता के आधार पर अन्य भागों में स्थानांतरित हो जाते हैं। पादप हार्मोन वृद्धि, विकास और पर्यावरण के लिए प्रतिक्रियाओं को समन्वित करने में मदद करते हैं। उदाहरण है ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिक एसिड और एथिलीन। ऑक्सिन वृद्धि में सहायक होते हैं, जिब्रेलिन तना की वृद्धि में सहायक, जबकि साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन में सहायक होता है। एब्सिसिक अम्ल को पादप संदमक हार्मोन भी कहते हैं क्योंकि ये वृद्धि को अवरुद्ध करता है, और एथिलीन फलों को पकाने में सहायक होता है। नेक्स्ट है, जब एड्रेनलिन रुधिर में स्रावित होती है तो हमारे शरीर में क्या अनुक्रिया होती है। जब एड्रेनलिन रुधिर में स्रावित होता है तो ये हृदय की धड़कन को बढ़ा देता है और यकृत से ग्लाइकोजन अधिक ग्लूकोज उत्सर्जित करता है। हृदय की बढ़ी हुई धड़कन पेशियों को अधिक ऑक्सीजन विसर्जित करती है। पाचन तंत्र तथा त्वचा के रक्त की आपूर्ति पेशियों के सिकुड़ने के कारण कम हो जाती है। रक्त पेशियों को और मोड़ दिया जाता है। शरीर में ऑक्सीजन की पर्याप्त आपूर्ति के लिए श्वास दर भी बढ़ जाती है। इस प्रकार हमारा शरीर आपात स्थिति से निपटने के लिए करो या मरो जैसी स्थिति के लिए तैयार हो जाता है। नेक्स्ट, किसी सारे के सार और एक प्रतान की वृद्धि में ऑक्सीजन किस प्रकार सहायक है। ऑक्सीजन पौधों के हार्मोन हैं जो टहनी और जड़ों के सिरों पर बनते हैं। ऑक्सीजन प्रतान के सिरे पर मौजूद होते हैं। जब प्रतान किसी सारे के इर्द गिर्द लगे होते हैं तो इनकी वृद्धि धीमी हो जाती है, क्योंकि ऑक्सीजन स्पर्श के प्रति संवेदनशील होते हैं। इससे वे सहारा पाने के लिए सिरे से दूसरी तरफ चले जाते हैं। इस प्रतान के सहारे के संपर्क में आने वाले हिस्से की तुलना में दूसरा हिस्सा तेजी से बढ़ता है और प्रतान सहारे की ओर झुक जाता है। नेक्स्ट है, आयोडीन युक्त नमक के उपयोग की सलाह क्यों दी जाती है। भोजन में आयोडीन की कमी से शरीर में थायरोक्सिन हार्मोन की कमी हो सकती है। भोजन में आयोडीन की कमी से थायरोक्सिन कम बनता है, जिससे गोइटर घेंगा नामक बीमारी हो जाती है। इसलिए खाना में आयोडीन युक्त नमक का उपयोग करने की सलाह दी जाती है, लेकिन आयोडीन की मात्रा कम होनी चाहिए। यदि ज़्यादा मात्रा है तो ये हमें बीपी की बीमारी से पीड़ित कर सकती हैं। अपना ब्लड प्रेशर है वो कम या ज़्यादा हो सकता है। तो थायरोक्सिन हार्मोन्स थायराइड ग्रंथि के द्वारा स्रावित होता है, जो अपने गले में पाई जाती है। नेक्स्ट है, हम वाहनों में उत्तल दर्पण को पक्ष दृश्य दर्पण के रूप में वरीयता क्यों देते हैं। हम वाहनों में उत्तल दर्पण को पक्ष दृश्य दर्पण के रूप में वरीयता देते हैं क्योंकि ये सदैव सीधा व आभासी प्रतिबिंब बनाते हैं। ये वस्तु का काफ़ी छोटा प्रतिबिंब बनाते हैं, जिसके कारण इनका दृष्टि क्षेत्र बहुत अधिक होता है, जिससे ड्राइवर अपने पीछे के बहुत बड़े क्षेत्र को देखने में समर्थ होता है। किसी लेंस की एक डायोप्टर क्षमता को परिभाषित कीजिए। तो डायोप्टर क्या है। डायोप्टर लेंस की क्षमता का मात्रक है। डायोप्टर लेंस की शक्ति की ऐसा इकाई है जिसे डी अक्षर से दर्शाया जाता है। इसका मतलब है लेंस की क्षमता का एक ऐसा ही मात्रक डायोप्टर होता है, और एक डायोप्टर को 1 मीटर फोकस दूरी वाले लेंस की शक्ति के रूप में परिभाषित किया जाता है।
नेक्स्ट है फोकस बिंदु को परिभाषित कीजिए। गोलीय दर्पण की मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें गोलीय दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती है उस बिंदु को दर्पण का मुख्य फोकस अथवा फोकस कहते हैं। इसे एफ से प्रदर्शित किया जाता है। जैसे कोई दर्पण है या लेंस है तो जो मुख्य अक्ष है इसके समांतर जो भी किरणें आती हैं वो टकराकर जिस बिंदु पर वापस अक्ष पर मिलती हैं मुख्य अक्ष से उसे कहते हैं फोकस एफ। निम्नलिखित परिस्थितियों में प्रयुक्त दर्पण का प्रकार बताइए तथा अपने उत्तर की कारण सहित पुष्टि कीजिए। तो सबसे पहला दिया हुआ था किसी कार का अग्रदीप, मतलब जो गाड़ी होती है उसके जो आगे जो हेडलाइट होती है उसमें कौन सा दर्पण होता है। तो कार की हेडलाइट में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है क्योंकि इससे बड़े क्षेत्र में प्रकाश फैलता है और सड़क पर लंबी दूरी तक प्रकाश की समांतर किरणें बनती हैं क्योंकि ये जो किरणें होती है वो एक पुंज के रूप में आगे बढ़ती है। नेक्स्ट है सौर भट्टी में अवतल दर्पण का उपयोग सौर भट्टियों में किया जाता है क्योंकि वे सूर्य की समांतर किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित करते हैं। यह भट्टी के तापमान को बढ़ाने में मदद करता है और तापमान लगभग 3500 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। अपने साइंस के पेपर का अंतिम सवाल, उस दर्पण का नाम बताइए जो बीम को सीधा तथा आवर्धित प्रति में बना सके। तो जो बीम का सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बनाता है वह होता है अवतल दर्पण। हालांकि सदैव यहाँ पर यदि सदैव आता तो सदैव जो सीधा प्रतिबिंब बनाता है वो उत्तल दर्पण होता है, लेकिन यह सदैव नहीं पूछा गया है। यहाँ पर सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब, तो यहाँ पर आ जाएगा अवतल दर्पण। साथियों, ये पेपर जो सॉल्यूशन डालने का एक ही मकसद था कि आपने जो पेपर या एग्ज़ाम हॉल में जो भी अपनी कॉपी में गलती की है उस गलती को सुधार कर आगे बोर्ड एग्ज़ाम की तरफ ध्यान दिया जाए। आपने क्या गलती की है वो शायद आप लोगों ने नोटिस की होगी और इस पेपर सॉल्यूशन के माध्यम से आपको पता चल गया होगा कि हमारे द्वारा ये गलतियां हुई हैं और आगे जो बोर्ड एग्ज़ाम होने वाला है उसमें हमें ये गलतियां नहीं करनी है और अपने को स्पष्ट भाषा में स्पष्ट आंसर देना है। ज़्यादा न तो बाकी चीज़ें लिखनी है, जैसा सवाल पूछा गया है उस सवाल के हिसाब से अपने को आंसर लिखना है। ज़्यादातर सवाल सीधा सवाल पूछा नहीं जाता है, हालांकि पेपर सेट करने वाले पर डिपेंड करता है कि उसका मकसद क्या है और वह किस प्रकार सवालों को बनाएगा। लेकिन अपने नोट्स के आधार पर, अपने चैप्टर के आधार पर अपने को अच्छी तैयारी करनी है और जैसे ही अपनी तैयारी अच्छी होगी हम कैसा भी सवाल उठा के पूछ ले हम उसका आंसर आराम से दे सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए शुक्रिया।